अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी को शानदार बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 11 जोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। याद रहे कि एंजाइम जोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज, रीजनिंग क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें चैप्टर 2 एंजाइम्स की, तो हमारी वीडियो का अगर हम वीडियो की सीरीज देखें तो उसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है और अगर चैप्टर वाइज देखें तो ये हमारे पास जोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। जोलॉजी का पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें मैंने आपको हाई वेटेज टॉपिक का बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बताया। बिल्कुल उसी तरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा, ना सिर्फ हम सवालात को डिस्कस करेंगे बल्कि इनके आंसर को भी डिस्कस करेंगे कि आप इन सवाल के सही से प्रॉपर आंसर कैसे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे डायग्राम की मदद से। सही, चलो पहला सवाल जो हमारे पास है, अच्छा हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2027 के बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हैं। जो अपकमिंग हमारा बोर्ड का एग्जाम है ये उसकी तैयारी है। सही है, तो ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लाजमन प्रिपेयर करने चाहिए फॉर 2027 बोर्ड एग्जाम, राइट। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है राइट अ नोट। नोट से मुराद एज अ शॉर्ट नोट आपने बताना है ऑन लॉक एंड की मॉडल। किसके ऊपर बताना है? लॉक एंड की मॉडल के ऊपर। अब ये लॉक एंड की मॉडल के आंसर को यानी शॉर्ट नोट को लिखने से पहले अगर हम थोड़ा सा समझें कि लॉक एंड की मॉडल है क्या, तो देखें बेसिकली हमारा ये पूरा चैप्टर बेस करता है एंजाइम्स के ऊपर। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई वन वर्ड पूछे व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या है, तो सादा और आसान अल्फाज में एंजाइम बायो कैटलिस्ट है। यानी एंजाइम बेसिकली वो चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम उस रिएक्शन में एंजाइम को शामिल करते हैं। सही है, तो अगर हम एंजाइम के कंपोजिशन या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरी फर्स्ट एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होता है, यानी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एंजाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर दो मॉडल पेश किए गए थे। सही, अब ये जो दो मॉडल पेश किए गए थे, इस दो मॉडल में एक मॉडल हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। लॉक और की से कुछ दिमाग में आ रहा है कि लॉक और की, जैसे हम नॉर्मली ताला और चाबी कहते हैं, हमारे घर में लॉक होता है उसकी कीज होती हैं डिफरेंट, लॉक की डिफरेंट और स्पेसिफिक की होती है। हर चाबी से हर ताला नहीं खोला जा सकता। जैसे अगर आपका कोई पर्सनल लॉकर होगा, आपका कोई कबर्ड होगा तो उसका अपना लॉक होगा, सही है, उसकी अपनी की होगी। सही है, अच्छा मैंने एक चीज भी देखी है, जो स्टूडेंट होते हैं ना, एस्थेटिक स्टूडेंट स्पेशली गर्ल्स होती हैं जो डायरी लिखना पसंद करती है, उनकी डायरी में भी लॉक होता है, उसकी भी अपनी एक छोटी सी स्पेसिफिक की होती है। अब तो डिजिटल टाइम आ गया, मोबाइल में भी बहुत कुछ लिख लेते हैं, नोटबुक वगैरह नोटबुक होती है बाकायदा मोबाइल में, लेकिन पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्पेशली गर्ल्स क्या करती थी, डायरी लिखती थी। उनकी बड़ी क्यूट सी प्यारी सी डायरी होती थी, अगर आप में से किसी ने देखी हो तो उसके साथ भी लॉक होता था और उसकी एक छोटी सी चाबी भी होती थी साथ में। तो कोई भी लॉक हो, बड़ा छोटा जैसा भी लॉक हो, हर लॉक की अपनी एक स्पेसिफिक की होती है, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से उन साइंटिस्ट ने बताया कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को, जैसे एक स्पेसिफिक लॉक को, एक स्पेसिफिक ताले को स्पेसिफिक चाबी ही खोल सकती है, उसी तरीके से एंजाइम के अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ वही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लगेगा तो रिएक्शन होगा। सही, अब सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या क्या है, ये तो हम डायग्राम में समझेंगे। वेल, हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे लॉक और की से क्या मुराद है। लॉक और की बेसिकली मॉडल के नाम है। कौन सा मॉडल? वो मॉडल जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पेश किया गया था। यहाँ तक तो क्लियर है, बात समझ आ गई। अब हम इसके मॉडल को थ्योरी में लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि पेपर में नोट लिखना कैसा है,
फिर मैं आपको डायग्राम की मदद से ना पूरा लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी नोट कर लो कि ये सवाल पहले पेपर में कैसे आ चुका है। 2019 और 2025 इसके दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो पहले ये सवाल 2019 में आया था, फिर एज इट इज सेम क्वेश्चन आया था 2025 में, विच मीन्स के 2027 में इसके चांसेस ज्यादा हैं, ये आ सकता है, सही। अच्छा, एक और सवाल भी यहाँ उठता है, वो ये कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने ना दो मॉडल दिए थे, एक तो लॉक एंड की है, दूसरा मॉडल कौन सा है, दूसरे मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल, सही है। वो मॉडल भी इंशाल्लाह मैं कभी समझा दूंगी और लेक्चर में कई दफा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये वाला मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल के। तो पहले आप इसको प्रिपेयर कर लेना, फिर एज अ सेफ साइड अगर करना चाहो तो उसे भी कर लेना, सही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलें, अब स्टूडेंट इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, जरूरत पड़ी तो यहाँ पे भी लिख दूंगी, और फिर हम डायग्राम से भी इसके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और समझेंगे, सही है। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट हेडिंग लगानी है, ठीक है, द लॉक एंड की मॉडल, सही है। तो भाई हेडिंग को तरजीह दिया करें, हेडिंग जरूर लगाया करें, सही है। द लॉक एंड की मॉडल अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अकॉर्डिंग, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के लिहाज से, ईच एंजाइम हैज specific, has a specific shape with an active site। अब एक्टिव साइट क्या है ये भी अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक a lock, only a specific substrate with a complementary साथ साथ आंसर नोट डाउन कर ले। अभी जब हम इसकी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आपको ना इंशाल्लाह रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी ही, सही है। और मैं यही कहूंगी कि रट्टा नहीं लगाओ, एटलीस्ट बायोलॉजी में रट्टा बिल्कुल ना लगाओ, समझ कर पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरी बड़ी ज्यादा होती है, कोशिश करो समझने की आदत डालो, सही है। अभी आप सिर्फ आंसर मेरे साथ नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कोई डाउट इंशाल्लाह नहीं रहेगा, सही। तो हमने कहां तक लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक शेप विद एन एक्टिव साइड। अब एक्टिव साइड क्या है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जस्ट लाइक अ लॉक, ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विद अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप, अपने कॉम्प्लीमेंट्री शेप के साथ स्पेसिफिक होगा, कैन फिट इनटू द एक्टिव साइड, ठीक है। चल आगे लिखा है लाइक अ की फिट इनटू अ लॉक, like a key fit into a lock। चलो भाई, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम निकाल के रखी है आप लोग के लिए। चलो अब अच्छे से इसको समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, अपना मेन जो हमारे पास थिंग है, दैट इज द एंजाइम। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एंजाइम है। रिमेंबर, एंजाइम का जरूरी नहीं है एंजाइम एक ही शेप का हो,
एंजाइम हैव डिफरेंट और सेवरल शेप्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उस एंजाइम के शेप का स्पेसिफिक उसी के शेप का सबस्ट्रेट मौजूद होना चाहिए। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमारे पास वो चीज है जो एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन करेगी, एंजाइम के साथ अटैच होगी, देन उसके बाद वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फिर स्पीड अप करेगा। सही है। तो जैसे कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दैट इज आर एंजाइम। ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ एक सबस्ट्रेट को, थोड़ा सा सेट कर, हियर इज सबस्ट्रेट। अच्छा, दो सबस्ट्रेट बनाती हूँ ताकि हमें समझ आए बात। ये सबस्ट्रेट ए है और एक और सबस्ट्रेट बनाने लगी हूँ, दैट इज द सबस्ट्रेट बी, राइट। सो ये हमारे पास सबस्ट्रेट ए है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट बी है, राइट। या तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा या तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा। यहाँ पे लिखा था एक्टिव साइट, जगह जगह पे एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट बेसिकली वो रीजन, वो जगह होती है जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के पास लगेगा, अटैच होगा। तो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है और एक एंजाइम है। अब इन दोनों में से कोई एक सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा, जिस पोजीशन में ये अटैच होगा, लगेगा, उसी को हम कहते हैं द एक्टिव साइट। तो लिख लो अपने पास, एक्टिव साइट वो जगह है, वो रीजन है जहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट टुगेदर होंगे, अटैच होंगे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास है एंजाइम और ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जिस पॉइंट पे अटैच होंगे, ज्वाइंट होंगे, इसी रीजन को, इसी जगह को हम क्या कहेंगे? द एक्टिव साइट। सही है, नाम से ही समझ आ रहा है। एक्टिव, जैसे ही अटैच होंगे फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये अटैच होंगे फिर केमिकल रिएक्शन को भी स्पीड अप करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट, ये दूसरा है, और ये रीजन, ये जो जगह है, ये हमारे पास एक्टिव साइट है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया कि या तो ए सबस्ट्रेट अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ या तो बी अटैच होगा, राइट। सो हम कौन से सबस्ट्रेट को अटैच करेंगे? जो कि एंजाइम के शेप के मिलता जुलता हो या तो बिल्कुल उसी के जैसा हो, या तो मिलता जुलता हो या बिल्कुल उसी के जैसा स्पेसिफिक हो। अब इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्पेसिफिक है, सही है। तो वही सबस्ट्रेट सबसे पहले आ जाएगा अटैच होने के लिए, ठीक है। थोड़ा चौड़ा कर, सही। तो ये ए था हमारे पास सबस्ट्रेट और यही अटैच होगा। तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सही है। क्या है? सबस्ट्रेट है, और ये जो जगह है दैट इज कॉल्ड दी एक्टिव साइट, सही है। और ये जो अटैच हुए हैं इसको हम कहेंगे बाइंडिंग। और ये हमारे पास सबस्ट्रेट तो है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है अकॉर्डिंग टू दी एंजाइम शेप। इसी मॉडल को एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ने और इसका नाम रखा था लॉक एंड की मॉडल। जैसे कि एक स्पेसिफिक ताले को एक स्पेसिफिक की ही अनलॉक कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह एक एंजाइम के साथ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक शेप एक सबस्ट्रेट जो कि उसके स्पेसिफिक शेप का होगा वही अच्छे से कंप्लीटली बाइंड होगा ताकि वो अच्छे से केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सके, सही है। तो इसी मॉडल को हम कहते हैं द लॉक एंड द की मॉडल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है और मिलता जुलता भी नहीं है। अगर चलो मिलता जुलता होता तो भी हम काम चला लेते हैं और उसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, यानी वो उसके साथ इंड्यूस हो जाता, थोड़ी गुंजाइश बन जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी उससे मिलता जुलता भी नहीं है तो ये तो नहीं बाइंड हो सकता, सही है। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो मॉडल है एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर जो बात की गई है दैट इज कॉल्ड द लॉक एंड की मॉडल। कि भाई लॉक एंड की मॉडल बताता है अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक शेप, हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक शेप है विथ एन एक्टिव साइट, और हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट होगा। सबस्ट्रेट के पास ये जो जगह है दैट इज नॉट कॉल्ड दी
एक्टिव साइट, बट जो इंसान के पास जगह होगी वो एक्टिव साइट कहलाएगी। हर इंसान के पास अपना स्पेसिफिक शेप है और अपना एक्टिव साइट है। जस्ट लाइक द लॉक, जैसे एक लॉक के पास अपना स्पेसिफिक जगह होती है की के लिए, ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विद अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसी जैसा स्ट्रक्चर हो, उसी जैसा शेप हो, जस्ट वही कैन फिट इनटू अ एक्टिव साइट, जस्ट वही क्या हो सकता है, कैन फिट हो सकता है एक्टिव साइट में, लाइक अ की फिट इनटू अ लॉक, जैसे कि एक की फिट हो जाएगी लॉक में। सही है, तो ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको जरूर प्रिपेयर करें। अब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के मजीद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये दोनों सवालात भी सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। अच्छा, इन दोनों सवाल में से एक सवाल ऐसा है जो कि रीजनिंग का है और एक सवाल ऐसा है जो कि नॉन रीजनिंग का है। सो जूलॉजी के पेपर में आपको पता है कि सेक्शन बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग करके सवाल आता है। तो जो पहला सवाल हमने डिस्कस किया वो हमारे पास कौन सा था, नॉन रीजनिंग का, यानी WH नहीं था। ये सवाल हमारे पास रीजनिंग है क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है वाई, यानी कि ये WH क्वेश्चन है। तो सवाल में लिखा है वाई आर एंजाइम्स कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव, कि हम एंजाइम्स को टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों कहते हैं। सही, ये सवाल 2025 में एज इट इज इसी तरीके से पूछा गया था, तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से आंसर करेंगे कि हमारे पास जो रीजन पूछा गया है उसका क्लियर जवाब मिल जाए। सही है, एक चीज आपने जहन में रखनी है वो ये कि जितने भी WH क्वेश्चंस हैं यानी रीजनिंग सवाल हैं, उसमें आपने लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, आपको मेन रीजन को बनाना है। सही है, तो रीजन आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इशू है। सही है, तो यहाँ पूछा गया है कि क्यों हम एंजाइम्स को टेम्परेचर सेंसिटिव कहते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव से क्या मुराद कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में जब हम टेम्परेचर को आगे पीछे करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो एंजाइम के फंक्शंस में बहुत फर्क आ जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसको टेम्परेचर नहीं पसंद। जैसे इसको अगर हम सादा और आसान अल्फाज में समझें एज अ डेली लाइफ एग्जांपल, सो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, यानी कि उनके स्किन को एलर्जी हो सकती है, उनके स्किन कोई बर्न आउट हो सकता है, पिंपल्स आ सकते हैं, कोई और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये उनके लिए नहीं है। सही है, समटाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, व्हिच मींस के ये हर लिहाज के स्किन के लिए बेस्ट है, हर पर्सन के लिए बेस्ट है, चाहे वो सेंसिटिव स्किन का हो, ऑयली स्किन का हो, या उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आपने अक्सर प्रोडक्ट्स में ये चीजें लिखी होगी, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल प्रोडक्ट्स दोनों के लिए उसमें लिखा हुआ होता है, क्लियरली मेंशन होता है। सही है, तो किसी किसी की स्किन काफी सेंसिटिव होती है, वो कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो फौरन बर्न होना शुरू हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, फेस रेड हो जाता है, या बॉडी में कहीं लगाया रेड हो जाएगा, रश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, कुछ चीजों के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, एंजाइम ना सिर्फ टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बल्कि एंजाइम पीएच सेंसिटिव भी होता है। बट अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन की, तो सवाल में क्लियरली लिखा है कि भाई टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम को क्यों कहा जाता है। पेपर में सवाल घुमा कर भी आ सकता है कि व्हाई आर एंजाइम्स कॉल्ड दी पीएच सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव क्यों कहलाता है, या एंजाइम अपने पीएच के साथ इतना सेंसिटिव क्यों है। सही है, तो इस तरीके से सवाल रीजनिंग में एंजाइम चैप्टर से आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस सवाल की, तो इसका आंसर लिखते हैं कि क्यों एंजाइम को टेम्परेचर सेंसिटिव कहा जाता है। सही, सो इसके आंसर में हम सबसे पहले सवाल अपना आंसर स्टार्ट करेंगे बिकॉज से, यानी क्यों के। सवाल था क्यों, तो हम आंसर करेंगे क्यों के से। सही है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव
सही है, हमने यही बात लिख दी कि एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब यहाँ से लिखेंगे हम बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज देयर एक्टिविटी, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम करने का तरीका है, देयर एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कोई चीज अगर किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो उसके बदलने से उसके ऊपर फर्क तो आएगा। जैसे अगर एक प्लांट है, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए प्लांट है, मैंने जो यहाँ तक लिखा है उसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एंजाइम्स की जो सेंसिटिविटी है टेम्परेचर के ऊपर, वो क्यों है, क्योंकि उसकी पूरी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे एक प्लांट है और वो प्लांट धूप में रहने वाला है, यानी कि उस प्लांट की ग्रोथ होगी जब सनलाइट होगी। तो अब वो प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम उस प्लांट को किसी डार्क एरिया में रखेंगे, ऐसे जगह पे जहाँ पे धूप की रोशनी अच्छी नहीं आती, यानी कि धूप नहीं आ रही, सनलाइट नहीं आ रही, सन की रोशनी नहीं आ रही, तो उस प्लांट की ग्रोथ में इफेक्टिव तो आएगा, उसकी प्लांट की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्लांट डेड हो जाएगा, लीव अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बहुत सारे रीजन होंगे, इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सो ये सारे सर्टेन रीजन आसार क्यों नजर आएंगे प्लांट में, क्योंकि हमें जो चीज दरकार थी प्लांट की ग्रोथ के लिए वो हम नहीं दे रहे। क्लियर है, प्लांट डिपेंडेंट था किस पर स्टूडेंट, सनलाइट की रोशनी पर। हमने ऐसा पौधा खरीदा, ऐसा पौधा घर ले आए भाई जिसको सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। अब आपने उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे रोशनी आ ही नहीं रही, तो फिर कैसा होगा, वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है, इसके सादा और एक और एग्जाम्पल ले लो आप अपनी। अब आप अपने स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी सहेली है, या बॉयज के ग्रुप में उनके कोई फ्रेंड्स हैं। अब जब वो नहीं आते हैं, आप जाते हो, तो कैसे बोर बोर होते हो ना, टाइम तो पास हो जाता है लेकिन आप बोर होते हो, मजा नहीं आता, भाई दोस्त नहीं आए, क्यों, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो। वो होते हैं तो आप मजे से एंजॉय करते हो, पढ़ते हो, साथ में स्टडी चीजें शेयर करते हो, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर एंजाइम काफी हद तक डिपेंड कर रहा है अपने टेम्परेचर के ऊपर। और एंजाइम कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, अपनी एक्टिविटी के लिहाज से। यानी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, एंजाइम का वर्क क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्पीड अप होना। एंजाइम है क्या, बायोकैटलिस्ट है। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी जब टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए एंजाइम्स आर द टेम्परेचर सेंसिटिव। अब ये समझते हैं कि फर्क क्या क्या पड़ेगा। जैसे उस प्लांट को क्या फर्क पड़ा, सूरज की रोशनी ना मिलने से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, उसके लीव्स डेड हो रहे हैं, वो सेल डेड हो रहा है उसका, उसकी सॉइल में, उसके रूट में उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो रही, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी दरकार थी, जरूरत थी। अब आपका फ्रेंड नहीं आया, आपकी दोस्त नहीं आई, आपकी सहेली नहीं आई, आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो, क्लास तो अटेंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन बोर हो रहे हो। घर आके फिर आप उसको बोलते हो भाई तुम क्यों नहीं आई, मैं बोर हो रही थी, एक्सेट्रा। ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से टेम्परेचर सेंसिटिव है एंजाइम। अब एंजाइम को टेम्परेचर सही से नहीं मिलेगा, या ऊपर नीचे हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो एंजाइम में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमें कैसे वो नजर आएंगे इफेक्ट। सो उसका कुछ इफेक्ट है। अगर यहाँ पे लिख देती, अगर टेम्परेचर स्टूडेंट लो हो जाए, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को लो कर दिया जाए, तो एंजाइम की जो स्टूडेंट एक्टिविटी है ना, सही है, एंजाइम की जो हमारे पास ये कह लो कि एक्टिविटी है ना, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। टेम्परेचर लो होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो। सही है। सेकेंड है हमारे पास, अगर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम देंगे एंजाइम को, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी वो अपने बेस्ट पर होगी, वो अच्छे से वर्क करेगा। सही। अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी को हाई कर दें, यानी इसके टेम्परेचर को, सॉरी इसके टेम्परेचर को अगर हम हाई कर दें, हाई टेम्परेचर में, तो एंजाइम्स गेट डीजेनरेट या डीनेचर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, एंड स्टॉप वर्किंग भी लिख सकते हैं, स्टॉप
वर्किंग, यानी काम करना ही क्या होंगे, छोड़ देंगे। सही, तो कुछ ना कुछ तो जाहिर होगा। अब अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम डाला और टेम्परेचर उस रिएक्शन का बहुत ही कम कर दिया, लोअर कर दिया, तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, स्लो, बहुत स्लो। सही है, अगर हम उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, एक सूटेबल टेम्परेचर देंगे, तो एंजाइम अपना बेस्ट देगा। सही, एंजाइम अपना बेस्ट वर्क परफॉर्म करके दिखाएगा। अगर हम हाई टेम्परेचर दे देंगे, हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑप्टिमम से ऊपर चले गए, तो ये डी नेचर होना शुरू हो जाएगा या वर्किंग करना छोड़ देगा। स्टॉप वर्किंग तो समझ आता है, डी नेचर से क्या मुराद है, डी नेचर से मुराद है कि एंजाइम का जो शेप है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम चूंकि टेम्परेचर सेंसिटिव है तो हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक शेप होता है, उसके सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक शेप होता है, ये हमने पढ़ा था लॉक इन की मॉडल पे, तभी तो वो अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहा था, राइट। अब यहाँ पर जब एंजाइम डी नेचर होगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी, वर्क की एफिशिएंसी के अलावा आहिस्ता आहिस्ता उसका शेप भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह कर वो अपना बेस्ट तो देना दूर की बात है, वो वर्क भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्लियर है। सो ये है हमारे पास कुछ सर्टेन रीजन कि एंजाइम्स इस वजह का टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो भी वो मुश्किल होगी, एंजाइम वर्क नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा या स्टॉप वर्किंग हो जाएगा। लो टेम्परेचर होगा तो फिर एंजाइम बहुत स्लो काम करेगा, वो एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा। तो एंजाइम को कितना टेम्परेचर चाहिए, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज सूटेबल और बेस्ट टेम्परेचर फॉर एंजाइम कि वो अपनी एक्टिविटी को एफिशिएंसी के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करे, राइट। सो ये हमारे पास रीजन किसी भी एंजाइम का टेम्परेचर सेंसिटिव होने के पीछे कि क्यों एंजाइम इतना ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। enzymes are the temperature sensitive because their activity depends on temperature. एक्टिविटी डिपेंड कर रही है ना टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को आप बढ़ा के या कम करके देखो तो फिर आप रिजल्ट देख लोगे कि एंजाइम कैसा काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सही है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इतना आंसर मोर देन इनफ है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है write any 4 characteristics of enzyme. This question is going to be very important for this chapter, right? ये क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंजाइम्स इंपॉर्टेंट क्यों रख रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, तो इस चैप्टर में एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाला सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, अब हम बात करते हैं ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक की जो किसके लिए है, एंजाइम के लिए। अच्छा, ये सवाल नॉन रीजनिंग का है, ठीक है। सवाल में लिखा है राइट एनी, ठीक है, यहाँ WH क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, रीजनिंग नहीं है, नॉन रीजनिंग का सवाल है। चलो, अब अगर हम बात करें एंजाइम के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला कैरेक्टर लिखते हैं आंसर का 1 कैरेक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो हम हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, राइट। चलो, सबसे पहला कैरेक्टर है स्टूडेंट, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। दे मींस एंजाइम की बात हो रही है, राइट। दे आर प्रोटीन इन नेचर, which means कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, यानी एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर ही बने हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सारे जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं ना वो एंजाइम नहीं होते। सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन होंगे लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। आपको पता है कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल्स है, राइट। सो प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अपना कंपोजिशन है और उसकी अपनी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, राइट। प्रोटीन हमारी बॉडी में बड़ा ही क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सही है, जैसे हमारे मील्स में प्रोटीन है, हमारे हेयर्स में प्रोटीन है, कैरेटिन प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, राइट। सो प्रोटीन एक अलग है, हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है। एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं
बट एंजाइम्स का मेन फंक्शन है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो याद रहे कि हर एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स बने ही प्रोटीन से होते हैं। लेकिन प्रोटीन क्या है? बेसिकली बायोमोलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड से यानी इमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि मोनोमर्स अमीनो एसिड से मिलके बनेगा, सही, जो कि हम अपने डेली फूड में इंटेक में हासिल करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? फिश है। फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा एग है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना वो बायोमोलिक्यूल्स है, उसी से प्रोटीन से मिलकर ही एंजाइम्स बनेगा। तो हम ये कहेंगे इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, यानी एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन है बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। क्लियर है? चलो अगला हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट से क्या मुराद है? यानी ये स्पीड अप करेंगे किसी भी रिएक्शन को। थर्ड में हमारे पास है दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। फॉर हाईली स्पेसिफिक तो है किसके लिए? हाईली स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट क्या था? वही जिसके साथ एंजाइम मिलकर रिएक्शन कर रहा था। जैसे कि ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास है इसका सबस्ट्रेट, और ये है एक्टिव साइट जहां पर ये अटैच होकर अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, शेप में। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज दे आर नॉट कंज्यूम्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, सही है, इन द रिएक्शन। सबसे अच्छी बात एंजाइम की ये है कि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम जब इस्तेमाल होता है तो वो प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं होता, विच मीन्स कि उसको रीयूज किया जा सकता है। कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी रीयूज्ड। तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, क्योंकि वो क्या है स्टूडेंट? एज अ बायो कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है, राइट। तो वो कभी भी कंज्यूम्ड नहीं होगा, इसीलिए एंजाइम किसी नेक्स्ट रिएक्शन के लिए अगेन रीयूज हो सकता है। जैसे एक एंजाइम है, वो एक रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया, सो वो कंप्लीटली कंज्यूम तो नहीं हुआ उस रिएक्शन में। उस रिएक्शन में एंजाइम का कोई काम नहीं था सिवाय रिएक्शन को स्पीड अप करने के। बाकी रिएक्टेंट थे जो कि प्रोडक्ट बन गए, लेकिन एंजाइम अपने नेचर में, अपने स्ट्रक्चर में काफी स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के लिए, और एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, उसमें यूटिलाइज नहीं होगा। सो एंजाइम यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी दूसरे रिएक्शन के लिए यूटिलाइज हो सकता है, रीयूज हो सकता है। सही है? क्लियर है? तो ये था हमारे पास दो क्वेश्चन सेक्शन बी का, एक था रीजनिंग, दूसरा था नॉन रीजनिंग। पहले हमने डिस्कस किया कि एंजाइम क्यों टेम्परेचर सेंसिटिव है, फिर हमने डिस्कस किया द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सही है? और सबसे पहले सवाल में हमने डिस्कस किया था लॉक एंड की मॉडल को। सही है? लॉक एंड की मॉडल जिस साइंटिस्ट ने पेश की थी उनका नाम एक बार देख लीजिएगा और उनका डेट भी देख लीजिएगा कब उन्होंने पेश की थी। तो हमारे पास दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, एक ने पेश की थी लॉक एंड की मॉडल और एक ने पेश किया था इंड्यूस फिट मॉडल। सही है? लॉक एंड की मॉडल डिस्क्राइब करता है एंजाइम की स्पेसिफिक शेप के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, कि एंजाइम काफी स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। सही है? तो स्पेसिफिक चाबी स्पेसिफिक ताले को खोल सकती है, लॉक को खोल सकती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होगा स्पेसिफिक एंजाइम के साथ, उसके एक्टिव साइट पे तभी जाके रिएक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इफेक्टिवली स्पीड अप करेगा। सही? जबकि इंड्यूस फिट मॉडल डिस्क्राइब करता है उसकी, आप ये कह लो, फ्लेक्सिबिलिटी को। सही है? कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, या फिर आप ये कह लो कि उसकी, आप ये कह लो कि एडजस्टमेंट को, कि वो किस तरह एडजस्ट हो सकता है। जैसे
नाम से ही समझ आ रहा है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज में जबरन ठोसना। जैसे एंजाइम है, अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो वैसे तो उसका स्ट्रक्चर इतना सिमिलर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है कि इसमें गुंजाइश होगी अटैच होने की, सो इसको हम कहेंगे इंड्यूस फिट मॉडल। सही है। जबकि ये सिर्फ बात करता है एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, कि एंजाइम इतना ज्यादा कोई आप ये कह लो टफ नहीं है, रिजिड नहीं है। रिजिड कहते हैं सख्त को, पहले कहा गया था कि एंजाइम काफी रिजिड होता है, अपने स्ट्रक्चर में काफी टफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, एंजाइम फ्लेक्सिबल भी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और एंजाइम के साथ हम सबस्ट्रेट को इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये दो अलग मॉडल है। पेपर में ज्यादातर लॉक एंड की मॉडल पूछा जाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे टेम्परेचर सेंसिटिव की। टेम्परेचर अगर ज्यादा कर देंगे तो भी मसला होगा, एंजाइम को कम कर देंगे तो भी मसला होगा। तो अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि किसी भी एंजाइम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, सो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, तभी वो अपना बेस्ट दे सकेगा। सही है। इसके अलावा ये है 4 एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक। इन तीनों सवाल को अच्छे से समझकर याद करिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, सो यू कैन फील फ्री आस्क, लाजमन पूछे कमेंट में, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। सही है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर एंजाइम के लॉन्ग क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के लॉन्ग क्वेश्चन की। सो अगर हम एंजाइम के लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो एक ही सवाल है जो कि इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला है। अच्छा, इस चैप्टर से एक दो लॉन्ग सवाल बन सकते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कौन से बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंजाइम की क्लासिफिकेशन की, तो एंजाइम को क्लासिफाई किया जाता है दो चीजों के बेस पर। ठीक है, एंजाइम को दो चीजों के बेस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, एक एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेस पे और एक एंजाइम की कंपोजिशन के बेस पर, कि एंजाइम किन किन चीजों से मिलके बना है, उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। सही है। और एक स्ट्रक्चर। तो एंजाइम को हम दो चीजों के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। एक है सब स्ट्रक्चर के ऊपर और एक है कंपोजिशन के ऊपर। तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन का सवाल लॉन्ग में आ सकता है, बट इतने चांसेस नहीं है, फॉर द सेफ साइड आप बना सकते हो। दूसरा सवाल है एंजाइम की इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है, इसके अलावा मजीद डिफरेंट टाइप है, तो वो आप बना सकते हो। ये वाला सवाल मोस्टली पेपर में पूछा जा चुका है, सो आई सजेस्ट कि आप ये वाला सवाल पहले प्रिपेयर करो। सही है। इस सवाल में लिखा है डिस्कस द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। हमने वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। सो एंजाइम की एक्टिविटी पर जो चीजें असरअंदाज करती है उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, और वो फैक्टर कौन से हैं? सो द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर, वो फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को, वो हमारे पास है टेम्परेचर। सही है। जैसे हमने पहले पढ़ा पीएच, पीएच काफी ज्यादा इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसी के साथ साथ एंजाइम की भी कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? इसकी तादाद, कि किसी भी रिएक्शन के स्पीड अप करने के लिए कितने एंजाइम्स हम डाल रहे हैं, उतने ही सबस्ट्रेट क्या मौजूद है या नहीं। बाज दफा अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाए और एंजाइम कम हो तो प्रॉब्लम आती है, बाज दफा एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट कम है तो प्रॉब्लम आती है। सही है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं, इनको समझते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करेंगे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए ऑप्टिमम अमाउंट से, ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज है उससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, अप टू ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ड्यू टू डीनेचुरेशन। तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या है, इस तरीके से डायरेक्ट है।
जैसे एंजाइम की अगर हम एक्टिविटी को देखें तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो एक्टिविटी बेस्ट रहेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑप्टिमम से भी कम होगा तो भी एक्टिविटी में फर्क आएगा। सही है। और ये फर्क क्यों आएगा? ड्यू टू डीनेचुरेशन। हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक शेप है, स्ट्रक्चर है, और जब उसका शेप बिगड़ता है तो वो ज्यादातर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बिगड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनका शेप बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो इस वजह कर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सही है। दूसरा है स्टूडेंट पीएच। ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। हर एंजाइम अपना बेस्ट देगी कब? जब उसको एक स्पेसिफिक पीएच मिलेगा। अब हर एक आप रिएक्शन कह लो या रिएक्टेंट कह लो, या हर एक स्पेसिफिक चीज का अपना एक पीएच है, हर एक एनवायरनमेंट का अपना एक पीएच है। सही है। हर जैसे आप ये कह लो कि हर एक प्रोडक्ट का अपना पीएच है। जब पीएच बढ़ता है तो उसमें फर्क आएगा, एसिडिटी और बेस में फर्क आएगा, उसके जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन, उसमें फर्क आएगा। ऐसा ही है। इसी तरीके से जब एंजाइम को उसका स्पेसिफिक पीएच नहीं मिलेगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा। चेंज पीएच रिड्यूस देयर एक्टिविटी। जब पीएच चेंज होगा स्पेसिफिक पीएच से ऑप्टिमम पीएच से, तो ये रिड्यूस कर देगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। इसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? यानी सबस्ट्रेट की तादाद। अब अगर आप देखो कि एक ही एंजाइम पड़ा है, सही, लेकिन सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, कितने सबस्ट्रेट लग जाएंगे? एक ही लगेगा ना, बाकी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट रेट अप टू लिमिट, तो ये सबस्ट्रेट की लिमिट जो है ना वो बढ़ती जाएगी और रिएक्शन सही से नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब होगी। इसी तरीके से एंजाइम है, एंजाइम की कंसंट्रेशन, मोर एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट। ज्यादा एंजाइम होंगे तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बायो कैटलिस्ट है, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। तो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतने ज्यादा रिएक्शन रेट बढ़ेगा इफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। लेकिन कब? जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि एंजाइम खुद से तो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, उसको सबस्ट्रेट की तो जरूरत है। सही है। लेकिन मान लो रिएक्शन में हमने खूब सारा एंजाइम डाल दिया लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है, तो क्या वो स्पीड अप करेगा? नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ लग कर ही तो वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म करेगा ना। तो सबस्ट्रेट का ज्यादा हो जाना या सिर्फ एंजाइम का ज्यादा हो जाना, ये दोनों मुश्किल पैदा हो जाएंगे किसी भी एंजाइम या किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सही है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो हमें एक लिमिट में चाहिए सबस्ट्रेट भी और एंजाइम भी, दोनों सेम अमाउंट में होंगे तो सेम क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे, सेम इस्तेमाल होंगे, फिर वो रीयूज भी होंगे। सही। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो क्या करते हैं? असरअंदाज करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब ये मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया है कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी में कैसे फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। पीएच का मैंने बताया कि अगर पीएच स्पेसिफिक होगा तो एंजाइम कैसे काम करेगा? अपना बेस्ट देगा। पीएच बदलेगा तो क्या असर पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी पे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है और ये कैसे असरअंदाज हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी में? एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है और ये कैसे असरअंदाज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी में? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। पर अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपने कोशिश करना है कि प्रॉपर हेडिंग्स लगा के प्रॉपर एक एक हेडिंग को एटलीस्ट 4 to 5 लाइन में एक्सप्लेन करो। अगर जरूरत पड़े तो डायग्राम बना लो। सही है। वैसे इसमें डायग्राम्स इतनी जरूरी नहीं होती क्योंकि हमने सिर्फ फैक्टर्स बताने हैं, तो आपने प्रॉपर हेडिंग लगा के 4 to 5 लाइन, हाफ पैराग्राफ एक एक हेडिंग के बाद एक्सप्लेन करना है। उसमें आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि हर एंजाइम के लिए अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच और एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए सबस्ट्रेट की और एंजाइम कंसंट्रेशन की। जब वो बढ़ेगा या कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा और वो फर्क क्यों पड़ेगा ये बता सकते हो आप। सही है। सो आई होप आपको अच्छे से ये सवाल समझ आ गया होगा। फॉर द सेफ साइड मैंने 2 सवाल लॉन्ग के और बता दिए हैं, वो आप एक बार बुक से देख सकते हो। बुक में उसका प्रॉपर आंसर मौजूद है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड द एंजाइम इनहिबिशन। ये आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो। अदरवाइज ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने खुद ही इसे एक्सप्लेन भी कर दिया।
अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में एनरोल होना चाहते हैं या हमारे किसी बुक या गेस्ट पेपर को परचेज़ करना चाहते हो या उसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।